हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑन वेक्टर्स। और आज का लेक्चर हमारा ऑन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलॉन्ग विद पोजीशन वेक्टर। हम सीखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का रिजोल्यूशंस क्या होता है सर, एंड करने वाले कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो कि होंगे पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर से कंबाइंड, विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो बच्चों आज का लेक्चर होने वाला सुपर 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 इंटरेस्टिंग। दिस इज योर एपिक एजुकेशन और मैं हूं आपका अपना ऐश्वर्य शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद सबसे पहले व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है पोजीशन वेक्टर। सर ये पोजीशन वेक्टर क्या है? तो बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बेसिकली तुमको नाम से समझ में आ रहा है कि पोजीशन बता रहा है। किसका पोजीशन सर? स्पेस में किसी वेक्टर का। ठीक है ना, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो सब इंक्लूडेड इसमें। तो जब किसी वेक्टर को हम लोकेट करना किसी स्पेस में, यानी 3D स्पेस, 2D स्पेस, इस तरीके स्पेस में, 2D क्या हो गया, ये बोर्ड 2D हो गया सर, एक्स और वाई, बाहर में निकल के ये 3D हो गया, एक्स वाई जी। ठीक है, तो इस तरीके से 3D स्पेस हो या 2D स्पेस में किसी वेक्टर को किस तरीके से हम लोग लोकेट करते हैं, कैसे बताएंगे उसका कोऑर्डिनेट। मान लो तुमसे पूछा मैंने कि जो F1 वेक्टर है वो 4 न्यूटन है, उसका डायरेक्शन ये है, लेकिन तुम उसको स्पेसिफाई कैसे करोगे कि वो एक्चुअली है कहाँ पर। तो बच्चों पहले तो हम लोगों ने एक चीज देख लिया, वेक्टर के साथ हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पहले जो हम लोग डायरेक्शन पढ़ते थे आज से पहले के लेक्चर्स में, वहां पर हम लोग यूज करते थे किसी 2D स्पेसेस का यूजुअली, एंड 2D में भी क्या करते थे, किसी एक वेक्टर के रेफरेंस में उसका एंगल बताते थे। जैसे ए और बी के बीच में रिजल्टेंट आ गया तो ए से थीटा एंगल के ऊपर है, अल्फा एंगल के ऊपर है, राइट। बट ऐसे अगर मैं तुमसे रैंडमली अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वेक्टर इसका पोजीशन बताओ तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए भी नहीं है, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे कंडीशंस के लिए यूज होता है पोजीशन वेक्टर, हम लोग करते हैं उसका पोजीशन लोकेट। तो चलो देखते हैं होता क्या बेसिकली। तो सपोज करो ये है हमारे पास एक स्पेशल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये तुम्हारा एक्स, ये है वाई और ये है जी। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारे स्पेशल कोऑर्डिनेट। अब बात होती है यहाँ पर सर, मान लो कि एक वेक्टर है जिसका नाम है आर। ठीक है, या फिर एक समझ लो एक पी, यहाँ से ओपी, एक ये ओरिजिन हो गया तुम्हारा, ओपी के ज्वाइन करता है एक वेक्टर है। ठीक है, इस पोजीशन पे लग रहा है, इसका पॉइंट ये है और इसका कोऑर्डिनेट्स जो है वो है एक्स वाई जी। ठीक है, इसका कोई रैंडमली एक वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर, जिसका पॉइंट कहाँ पर है, एरो कहाँ पर है, फेस इसका एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट पे स्पेस में। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखते कैसे। तो देखो पोजीशन वेक्टर को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से। ठीक है, आर वेक्टर से, और ये हो कितना जाता है। तो बेसिकली तुमको करना क्या, तुमको सिर्फ बताना कि एक्स में कितना दूरी पे, वाई पे कितना दूरी पे, जेड पे कितना दूरी पे, लेकिन वेक्टोरियल फॉर्म में। ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया एक्स वाई जेड, ये स्केलर क्वांटिटी है, बता रहा है कि एक्स यूनिट आगे गए, वाई यूनिट ऊपर गए, जेड यूनिट बाहर आए, तो हम लोग मिल गया। बट सर इसका हम लोग को पता ही चलेगा वेक्टर फॉर्म में कहाँ, क्योंकि हम लोग को तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, ये तो सिर्फ स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा। तो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, जो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स नाम की चीज। क्या होती थी यूनिट वेक्टर्स, याद है? जो नहीं देखा जा करके लेक्चर को देखोगे, क्या होता है उसमें बेसिकली होता है कि हम लोग सर वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हम उसके मैग्नीट्यूड से उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं, यानी बेसिकली हम उसका मैग्नीट्यूड छीन लेते हैं उससे, उसके पास बच जाता है सिर्फ डायरेक्शन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो लेकिन डायरेक्शन प्रेजेंट हो, दैट इज योर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जब हम लोग एक्सिस के अराउंड लिखते हैं, ठीक है, एक्सिस मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस के अराउंड जब तुम यूनिट वेक्टर्स लिखते हो तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस वालों को आई कैप से, ठीक है, वाई एक्सिस को जे कैप से एंड जेड एक्सिस को के कैप से। ठीक है, ये इसका यूनिट वेक्टर्स है, दीज थ्री आर यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर्स अलोंग एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस है, आई कैप, जे कैप, के कैप और एक्स वाई जेड उसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं सर कि पी का कोऑर्डिनेट बताइए वेक्टर के टर्म्स में, लोकेशन बताइए, तो हम लोग कह सकते हैं सर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप। ठीक है, आर क्या बेसिकली ओपी वेक्टर, डायरेक्शन ध्यान रखना ओपी है, पीओ बोलोगे बदल जाएगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन का एरो कहां पर है। तो आर है सर एक्स, एक्स आई एक्स में है और एक्स आई कैप में है, ये आई कैप हो गया तुम्हारा, ये हो गया के कैप एंड ये हो गया तुम्हारा जे कैप। ठीक है, तो बोला सर एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा हुआ एक्स एक्सिस में, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई डिस्टेंस ऊपर गया हुआ है वाई एक्सिस में। ठीक है, तो वाई जे कैप प्लस जेड डिस्टेंस बाहर आया हुआ सर, तो जेड डिस्टेंस एंड के कैप। ठीक है,
अब अगर ये मान लो नीचे होता या इधर होता या अंदर चला जाता तो क्या होता, खाली माइनस लग जाता। मतलब कि सर ये जो है दिस इज योर माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड दैट इज योर माइनस के कैप। ठीक है, अगर बोर्ड के अंदर चला गया तो माइनस के कैप, बोर्ड के बाहर आ रहा तो प्लस जे कैप। अब ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तुम ऐसा अब देखो एक्स एक्सिस में आई कैप को हम लोग यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस भी पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमेशा एक्स को पॉजिटिव यहाँ लिया। इसका मतलब सर ये यूनिवर्सल है क्या? नहीं, ऐसा कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है ये। ठीक है, ये एक कन्वेंशन है जो हम लोग पूरा ग्लोबली फॉलो कर रहे हैं। फॉलो ये कर रहे हैं कि सर हम लोग राइट में आगे बढ़े तो पॉजिटिव मान रहे, ऊपर जा रहे पॉजिटिव मान रहे, सिमिलरली बाहर आ रहे तो पॉजिटिव मान रहे। कुछ लोग अंदर को पॉजिटिव मानते, कुछ बाहर को, कुछ इधर को पॉजिटिव मानते, कुछ उधर को। कोई टेंशन की बात नहीं, तुम अपना एक फिक्स कर लेना, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन में बाहर निकाल लो, कुछ क्वेश्चन में अंदर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों तुम्हारा यूनिट वेक्टर। और इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पोजीशन वेक्टर को। कैसे लिखते हैं सर? R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर को लोकेट करने का तरीका। ये क्यों पढ़ा है सर? अभी समझ में आ जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग करते हैं बेसिकली, इमेजिन करो कि एक हमारे पास स्पेशल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और यहां से एक वेक्टर है हमारे पास, ये ओरिजिन हो गया और ये ओ एक वेक्टर है। ठीक है, ओ से ए के बीच में एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर। ठीक है, अब बोला कि सर ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन में बेसिकली हम लोग करते हैं कि हम लोग इसको दो पार्ट में कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। बेसिकली इट इज ब्रेकिंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट सर? एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है सर? इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाते हैं, हम लोग को स्टडी करना ईजी हो जाता है। हमें ये समझ में आ जाता है कि सर अच्छा एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स या इतना वेलोसिटी या इतना डिस्प्लेसमेंट के साथ है, और वाई डायरेक्शन में इतना वेलोसिटी फोर्स या डिस्प्लेसमेंट के साथ चल रहा है। ठीक है, बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, इसको एक बड़ा वेक्टर जो है जो कि हर इसका डायरेक्शन अभी स्पेसिफाइड नहीं है, लाइक दोनों देखो एक्स में भी आगे और वाई में भी। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अभी जस्ट हमने पोजीशन वेक्टर देखा था, इसका पोजीशन वेक्टर में क्या लिखूंगा? एक्स आई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहां पर ये क्या तुम्हारा, दिस इज योर ए एक्स, मैग्नीट्यूड है ध्यान रखना, ए वाई। इस बात का ध्यान रखना ए एक्स और ए वाई मैग्नीट्यूड है, क्योंकि उसके साथ वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी जुड़ी हुई है। आई कैप जे कैप क्या यूनिट वेक्टर्स है, वेक्टर्स, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर इंटू वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली ए वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ इन एक्स एक्सिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन वाई डायरेक्शन इंटू यूनिट वेक्टर ऑन इन वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ठीक है, अब सुनो सर, अगर मैं इसको ए एक्स और ए वाई का वो लिखना चाहूं, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू लिखना चाहूं, क्योंकि ए एक्स ए वाई तो हमने माना ना यार, क्वेश्चन में ए एक्स ए वाई कहां दिया हुआ? क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें दिया कि ए और थीटा। तुमने तो ये पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए लिख लिया एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, बट इसका हम लोग को ए एक्स और ए वाई का वैल्यू नहीं पता, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो ए एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से अटैच थीटा, जो अटैच वाला एंगल होता है वो क्या हो जाता है? कॉस, यानी कि ये लिख सकता हूं मैं ए कॉस थीटा, बता रखा है ये चीज। और इसके अपोजिट वाला एंगल हो जाता है साइन, और ये जो है वही है, ये वाई है तो ये भी ए वाई होगा, अगेन राइट ट्रायंगल, तो ए वाई क्या लिख सकते हैं अपन? ए साइन थीटा, ए क्या? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बेसिकली सर ए को हम लोग रिजोल्व करके फाइनली लिखा क्या? देखो ए को कैसे लिखेंगे रिजोल्व, ए वेक्टर इज ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, दिस इज आवर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने बिल्कुल खोल करके रख दिया, एकदम बिल्कुल छोटे, जितना छोटे डिटेल में जा सकते हैं वहां तक चले गए कि एक्स एक्सिस में सर इतना फोर्स लेकर के घूम रहा है, इतना वेलोसिटी से घूम रहा है, वाई एक्सिस में इतना फोर्स है, इतना वेलोसिटी से ये पार्टिकल घूम रहा है। ठीक है, ये चीज हो गई तुम्हारी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। अगर 3D हो जाता तो क्या कर लेते बच्चे? इमेजिन करो कि ये 3D है, ये z एक्सिस है, ठीक है, और इसका z एक्सिस में भी कुछ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो जाता है? मान लो ये है az। ठीक है, ना az कितना हो जाता? यहां पर रिजोल्यूशन जो लिखते हैं हम लोग, यहां पर क्या लिख देते? az k कैप।
सर पर थीटा जो है, क्या थीटा के टर्म्स में जेड को एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं सर, थीटा भी एक्स और वाई एक्सिस में है, यहाँ पर कोई और एंगल से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, बात को ध्यान रखना, हर जगह सेम काम नहीं करना। ये थीटा जो है ये इस एंगल के लिए, एक्स और वाई एक्सिस के लिए, लेकिन अगर 3D में आएगा तो इस पे कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, जो कि पोजीशन वेक्टर में लोग देखते आ रहे हैं। फिलहाल हमने 2D के लिए देख लो, यूजुअली 2D में ही सब काम करना, तुम्हें 3D में काम नहीं करना है, इस बात को लेकर के 3D में पढ़ना है, लेकिन इस चीज को काम नहीं करना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूजुअली 2D में ही आएगा और 2D तक ही समझना हम लोग, ठीक है। तो इसको जल्दी से करोगे कॉपी, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलते यार आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज A boy throws a ball with a velocity of 100 km per hour at an angle of 60 degree from horizontal, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बच्चा है जो बॉल फेंकता है और कितने स्पीड से फेंकता है? 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, शोएब अख्तर होगा। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे फेंकता है। तो बोला इसका जो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स है उसकी वेलोसिटी का, ठीक है, उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से एक बार पॉज करो और सोचो, देखो तुमसे बनेगा क्या, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बनना चाहिए। और ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑलवेज बेसिक से, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबको साथ लेकर के चलना है, सबको 0 से उठा करके 100 तक लेकर के चलना, अपना एम ये है। तो जिनसे बन जाता है वो ये नहीं कि यार ये तो ईजी है सर, बन गया, कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है। जेई और नीट तक का लेवल आएगा, स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक बोर्ड लेवल, स्कूल लेवल से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय है जिसने एक बॉल को फेंका, सपोज करो ये बॉय है, इसने बॉल फेंका यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल से, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे? 60 पे। और जो फेंका ना उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 100 kmph या किलोमीटर पर आवर, जैसे तुम लिखो, पर आवर ऐसे स्लैश डाल के लिखो या ph लिखो, बात एक ही है। तो बोला इसका जो बॉल का वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी v दिया हुआ तुमको 100, ठीक है, 100 दिया हुआ है, लेकिन इसका दिया हुआ है एट 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये इस तरीके से दिया, तुमको पूछा कि इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होगा कितना, तुमसे बेसिकली पूछ क्या रहे, वी एक्स एंड वी वाई कितना होगा। तो यार बच्चा अभी जस्ट हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में एक बात पढ़ी थी, सर एक्स और वाई के क्रम में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो सर इसका हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एक एंगल डाल देते हैं, ठीक। अब सर इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यही है Vx, और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट Vy। तो बच्चों अगर ये V है और ये राइट ट्रायंगल है तो इसके साथ वाला क्या हो जाता है? Vx, V cos थीटा, पढ़ा हुआ ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्री में, V cos थीटा, और Vy क्या हो जाएगा? V sin थीटा। बहुत ही बढ़िया, सब तो तुम जानते हो। थीटा कितना है यहाँ पर? 60, V कितना? 100, डाल दो, वैल्यू डाल दो, खत्म क्वेश्चन। cos 60 बोलो 1/2 और साइन 60 √3/2, परफेक्ट हो गया सर। इसको सॉल्व कर दो, 50 और 50 √3 आ गया आंसर, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल जीरो से हम लोग चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल एक बात बोली कि एक बॉय ने वेलोसिटी 100 की वेलोसिटी से बॉल को फेंका और 60 डिग्री एंगल था उसका, जब वो फेंका कुछ इस तरीके से बॉल फेंक रहा था, तो बोलो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो सर बताइए। तो आराम से ब्रेक करेंगे, V cos थीटा V sin थीटा में कैसे ब्रेक करेंगे सर, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जो V है उसके साथ जो अटैच्ड एंगल होता है, ये हमने पिछले क्लास में ही बता रखा। जो भी नहीं देखे लेक्चर जाकर के देख सकते हो, डाउट्स नहीं आएंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सर जो भी एंगल अटैच्ड है, जो एंगल अटैच होता है उसके साथ वाला साइड हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है और उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा साइन कंपोनेंट। तो इसका V का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा x डायरेक्शन में एंड साइन कंपोनेंट हो जाएगा y डायरेक्शन में, यानी V cos थीटा यानी 100 cos 60 एंड 100 sin 60, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, एकदम इजी था। जल्दी से इसको बनाएंगे, कॉपी करेंगे जिन्होंने नहीं बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, और ये क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने कल क्लास में कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। अगर तुमने कल की क्लास अटेंड की तुमसे तुरंत बन जाना चाहिए, और नहीं भी अटेंड करी तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। एक बार अटेम्प्ट लो, 2 बार अटेम्प्ट लो, जरूर बनेगा, ठीक है। नहीं बनता तो चलेंगे वीडियो सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझा देता हूँ। बोला कि सर दो वेक्टर है ए और बी, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है, ए प्लस बी का मॉड मतलब कि ए प्लस बी का जो ए प्लस बी वेक्टर होगा, दोनों का सम किया तुमको मिला रिजल्टेंट आर। तो ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है आर, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इज इक्वल टू ए माइनस बी का रिजल्टेंट आर डैश मान लो। नो कल बता दिया था ए माइनस बी क्या से निकालते क्या होता है। बेसिकली तुमको क्या करना है, ए प्लस, ये 2 बार बता चुके लेक्चर में,
कल भी और शुरू में भी। तो a प्लस माइनस भी कर दो इसको, ठीक है। a माइनस भी कुछ सब्ट्रैक्शन वेक्टर कुछ होता ही नहीं है, बेसिकली प्लस ऑफ माइनस वेक्टर कर दो। तो अगर b ऐसे है तो उसके पाई एंगल घूम जाएगा तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर मिल जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब माइनस, यानी a प्लस माइनस भी निकाल लेना। तो बोल रहा कि a प्लस बी का रिजल्टेंट और a प्लस माइनस बी का रिजल्टेंट जो दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन बराबर नहीं हो सकता, रिजल्टेंट वाइज मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर है तो पूछा a और b के एंगल कितना होगा a और b के बीच में, ठीक है। तो इसको कर सकते हो सॉल्व, अटेम्प्ट लोगे, नहीं बनता है तो चलते बोर्ड की तरफ, ठीक है। 5 4 3 2 1 चलो। तो बच्चों मॉड ऑफ a प्लस बी वेक्टर है, उसका मॉड मतलब कि रिजल्टेंट कितना होगा यार बोलो, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ बोलो बोलो थीटा। मान लो एंगल थीटा दोनों के बीच में, a और b के बीच में एंगल कितना है, ठीक है। चलो ये तो क्या तुम्हारा इसका रिजल्टेंट ना, a माइनस भी लिखते हैं तो a प्लस माइनस बी का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अगेन यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं, a स्क्वायर बी स्क्वायर कल बताया था। यहां पर क्या हो जाएगा सर, 2ab कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। a और b के बीच में कितना एंगल है यार, थीटा, तो माइनस बी कहां होगा, यहां होगा कुछ। a और b के बीच में कितना हो जाएगा, a और माइनस बी के बीच में पाई माइनस थीटा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड दोनों का, और कॉस थीटा की जगह कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, वेरी गुड, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कल बताया था, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, यानी क्या बाहर आ जाएगा तुम्हारे यहां से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे कि ये जो टर्म है ना यार, ये टर्म और ये टर्म बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों टर्म बराबर है तो थीटा कितना होगा, तो कर दो बराबर यार। क्वेश्चन की जो क्वेश्चन बोलता, क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन जो बोलेगा सुन लो चुपचाप, क्वेश्चन से बहस नहीं करना। तो क्या करेंगे, स्क्वायर मार दो दोनों तरफ, इसको बराबर कर दूं, स्क्वायर कर दूंगा रूट हट जाएगा, तो सीधा मैं लिख रहा हूं रूट हटा करके, देखो इसको और इसको बराबर किया, इक्वेट किया यहां ला करके और स्क्वायर कर दिया, ठीक है, रूट हट गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ab कॉस ऑफ थीटा। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर गया, बचा गया 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 4ab कॉस थीटा बनेगा ना, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस से 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं है, 4 0 नहीं हो सकता, कॉस थीटा इज 0, कॉस थीटा 0 होने का मतलब बोलो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, 90 डिग्री। थीटा पाई बाय 2 के लिए पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिक मैथ्स लेक्चर 1, थीटा पाई बाय 2 पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव, आंख बंद करके आंसर मारोगे नेगेटिव डी पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम हमारा एक क्वेश्चन जो कि कल के क्लास से था। कुछ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे, और फिर हम लोग कंबाइन कर देंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर को, तब आएगा और भी ज्यादा मजा। तो ये थोड़ा सा उससे पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, इससे और अच्छा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करोगे एंड चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो कह रहा था कि सर टू वेक्टर से a एंड b, फॉर टू वेक्टर से a एंड b मैक्सिमम रिजल्टेंट इज गिवन बाय 14 न्यूटन एंड मिनिमम रिजल्टेंट इज गिवन बाय 2 न्यूटन, ठीक है। दो फोर्सेस a और b जिसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता था 14 और मिनिमम आ सकता था 2, तो बोला सर फाइंड द रिजल्टेंट, यानी बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट, हर बार मैग्नीट्यूड की बात होगी, मॉड लगा हुआ, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट व्हेन a एंड b आर एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जब a और b के बीच में एंगल 90 होगा तब कितना होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। फिलहाल 90 नहीं है, ये दो केसेस है मैक्सिमम मिनिमम के। जिसने पिछला लेक्चर बच्चों अटेंड किया होगा वो आराम से बना लेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने तुम्हें बताया था रेंज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट और उसका रेंज कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, उसका रेंज का मैग्नीट्यूड बेसिकली, ठीक है। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा जा करके देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन, तुम पॉज करके एक अटेम्प्ट ले लो पहले, ठीक है, और उसके बाद तुम देखोगे बोर्ड का सोल्यूशन, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। सर हमने कल एक बात पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर्स है a और b, तो उसका जो रेंज है वो, उसका जो रेंज है r, रिजल्टेंट का रेंज होता है फ्रॉम मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b से ले करके मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b तक,
ठीक है। रिजल्टेंट आर जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, मतलब मिनिमम सर ए माइनस बी तो होगा ही, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, और मैक्सिमम मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो ही नहीं सकता। कौन सा केस था ये, जब ए और बी जीरो हो जाए, ए और बी के बीच में एंगल जीरो, ठीक है, तो ऐड हो जाता था चुपचाप, और यहाँ पर पाई एंगल पे क्या होता था, सब्सट्रैक्ट हो जाता, ठीक है। सर रेंज यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है इसका मिनिमम वैल्यू एंड ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, यही लिखा हुआ क्वेश्चन में ऊपर। यानी कि सर मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज गिवन बाई 2 न्यूटन, वाइल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज गिवन बाई 14 न्यूटन। क्या ठीक है? ठीक है। तो ये सर बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था आपके सामने। बोला कि सर मैग्नीट्यूड जो होगा रिजल्टेंट का वो कितना होगा जब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले तो ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा मॉड का, तभी तो मैग्नीट्यूड पता चलेगा, तभी तो रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बच्चों, देखो मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये हो गया उसका मॉड, ये हो गया इसका मॉड, और ये ए वेक्टर है, ठीक है। बोला जब दोनों परपेंडिकुलर तो रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है परपेंडिकुलर में, बोलो, बता रखा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट दो वेक्टर के सम का कैसे निकालते हैं, प्लस 2ab कॉस ऑफ जो भी इनके बीच में एंगल है कॉस 90, फिलहाल कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो, तो खाली बचे क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एकदम सिंपल है, यही होने वाला हमारा फाइनल आंसर। और इस आंसर के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए बच्चों, ए और बी। अब ए और बी कैसे निकलेगा, तो यहां देखो सर ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ, तो सर अगर इन दोनों को ऐड कर दे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, किसी को दर्द नहीं होगा। चलो 2 इंटू मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 14 प्लस 2 16 न्यूटन, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अगर ए 8 है और ए प्लस बी 14 है तो बी कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 यार, यानी कि 6 न्यूटन। तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी आ चुका इंडिविजुअली। अब क्या, खाली फॉर्मूला में पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करते हैं इधर, तो आर इज मॉड ऑफ आर इज, जब राइट एंगल है तब, फॉर ए परपेंडिकुलर टू बी, तब की बात हो रही है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36, यानी कि 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। सर ये रहा हमारा फाइनल आंसर। जब सर मैक्सिमम होगा किसी दो सम का 14 और मिनिमम होगा दो वेक्टर्स का, और उसका अगर परपेंडिकुलर पर रख दोगे तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 110% कितना आने वाला है, 10 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। जिसका नहीं हुआ कॉपी कर लो, जिसका हो गया वेरी गुड। ठीक है, और जिसको डाउट है कि ये सब कैसे हो रहा, लास्ट लेक्चर जा करके देखो, इससे जस्ट पहले वाला प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, और ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, तुमको दिक्कत भी नहीं खोजने में। प्लेलिस्ट में जाओ, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये कहानी कहाँ से आई। ठीक है, ए प्लस बी और रेंज वेंज जो बोलना। ठीक है, वैसे हमने इस लेक्चर में समझा दिया तुम्हें, इस क्वेश्चन में भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो यार देखो, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि बोला F1 और F2 दो फोर्सेस है, जिसका फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना, 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ठीक है, F1 एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, और F2 एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। ठीक है, तुम आपस में बना लेना, अभी मैं बना नहीं रहा, तुम खुद अटेम्प्ट लोगे पहले इस क्वेश्चन को, मैं समझा देता हूँ। ये दोनों एक्ट कर रहे हैं सर 6x बराबर 0 और y बराबर 0 के अलोंग रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इस चीज को अंडरलाइन मार ही लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हो तो इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो पूछा सर रिजल्टेंट जो इक्वेशन होगा उसका लाइन क्या होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन होगा एक, ये तो समझ में आ रहा है तुम्हें, दो फोर्सेस है, स्ट्रेट लाइन निकलने वाला, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ, 4 ऑप्शन है। स्ट्रेट लाइन तुम्हें बेसिक मैथ्स में पढ़ा रखा है, एकदम खोल करके अच्छे से पूरे तमीज से पढ़ा रखा है, तो वहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और रही बात वेक्टर की, यहाँ भी बहुत सिंपल है, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं सर इसका सोल्यूशन। तो तुम एक काम करो, तुम मारोगे पॉज, और पॉज से पहले ले लो एक हिंट। ठीक है, एक हिंट तो मैं देना चाहूंगा, उसके बाद तुम अटेम्प्ट लेना। सर ये x बराबर 0 y बराबर 0 का मतलब क्या, लॉन्ग x बराबर 0 y बराबर 0। तो बच्चा एक बात समझो, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, जब मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 0, जब मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बच्चा, x एक्सिस में जो लाइन है, जो वैल्यू है पॉइंट की, वो हमेशा 0 है। मतलब कि सर मैं इस लाइन के अलोंग कहीं भी चलूंगा, ये कभी इधर ना घसकेगा ना इधर घसकेगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर से सुनो, फिर से सर ये एक लाइन है, इस लाइन का ऐसा जुगाड़ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ कंडीशन, उसके ऊपर एक ऐसा कंस्ट्रेंट है इस लाइन के ऊपर
कि ये लाइन एक्स एक्सिस में कभी आगे पीछे कर ही नहीं सकता, वाई एक्सिस में कर सकता सर। मतलब इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो यहाँ नाच सकता है, यहाँ नहीं नाच सकता। कैसे सर? मान लो आपने यहाँ नचाया, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपने यहाँ नचाना शुरू किया या इस लाइन पर नचाना शुरू किया, आपने एक्स की उसकी वैल्यू दे दी और बोल रहा एक्स इज इक्वल टू 0। फिलहाल एक्स बराबर 0 लाइन की बात हो रही है सर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस लाइन के ऊपर वो नाच सके। अगर नहीं नाचेगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक्स बराबर इज नथिंग बट वाई एक्सिस। यही है तुम्हारा एक्स बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली वाई बराबर 0 क्या हो जाएगा? देखो वाई एक्सिस वाई बराबर 0 मतलब सर वाई एक्सिस जो है वाई के लॉन्ग एकदम नाचना बंद। जो भी नाचेगा पॉइंट वो सिर्फ ऐसे से नाचेगा, आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं हो सकता पॉइंट। तुम देख लो, अगर थोड़ा सा भी तुम यहां तक दौड़ा रहे हो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। तुमने बोला कि सर चुपके से चीटिंग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते इस लाइन में, तुम इसका वाई का तुमने दे दिया वैल्यू, लेकिन कंडीशन क्या था? वाई बराबर 0 दे ही नहीं सकते हो। बोलेगा रुक जाओ, कंडीशन फेल हो जा रहा है, रोक देगा। तो इसका मतलब सर वाई बराबर 0 इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। यही तो है यार, समझ में आ रहा है क्या? y बराबर 0 का मतलब क्या? एक्स एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस सर y पे कोई अगर पॉइंट आप ऊपर नीचे जाने नहीं दीजिएगा तो बेसिकली हम जो भी डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे डाल रहे हैं। एंड जब x बराबर 0 तो मतलब जो भी पॉइंट आएगा y एक्सिस के ऊपर नीचे नाचेगा, एक्स एक्सिस में जा ही नहीं सकता। एकदम फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि फोर्स क्या कह रहा है। तो बोल रहा F1 जो है वो x बराबर 0 के लॉन्ग एक्ट कर रहा है, F2 जो है वो y बराबर 0 के लॉन्ग एक्ट कर रहा है। तो रिजल्टेंट जो है उसका लाइन का इक्वेशन कितना होगा? जल्दी से सॉल्व करोगे, अटेम्प्ट लोगे, एंड नहीं बनता तो हम लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे। 2 अटेम्प्ट तो लो मिनिमम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन के साथ। सर तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, F1 इज 2 न्यूटन, F2 इज 6 न्यूटन, और एक्ट कहां का कर रहा है? F1 एक्ट कर रहा है अलॉन्ग x बराबर 0 एंड F2 एक्ट कर रहा है अलॉन्ग y बराबर 0। x बराबर 0 का लाइन कौन सा? y एक्सिस। मतलब यहां पर सर कितना फोर्स लग रहा है हमें? बोलो बोलो सर। यहां लग रहा है हमें 2 न्यूटन का फोर्स। दिस इज योर F1 एंड F2 पे कितना लग रहा है बच्चा? F2 एक्ट कर रहा है इस लाइन के लॉन्ग, दिस इज योर 6 न्यूटन, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है यार, बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो F1 और F2 दिया हुआ है, दोनों परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। बहुत सिंपल है यार, और रिजल्टेंट भी निकालने की जरूरत नहीं, तुमको खाली इक्वेशन लाइन का इक्वेशन पूछा। देखो लाइन का इक्वेशन और सिंपल हो जाएगा। अगर x और y परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसा हो सकता है यार, कुछ देखो इस तरफ अलाइंड होगा, कुछ मान लो थीटा डिग्री पे अलाइंड। अब मैंने थोड़ा सा इसको झुका रखा, बीच में नहीं डाला। देखो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ थोड़ा सा नीचे है। क्यों झुका रखा है? क्योंकि फोर्स का वैल्यू ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा। चलो वो तो बात अलग बात की है। अब बात करते हैं यहां पर। सर ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ठीक है। सर रिजल्टेंट है थीटा एंगल पे, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो बेसिकली ये जो आर का थीटा, ये स्लोप ही है यार। टेन थीटा इस क्या बताता है? एक्स के साथ जो इंक्लिनेशन होता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखा तुम्हें, एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन का इंक्लिनेशन होता है दैट इज योर स्लोप, यानी tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन r। समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखा, नहीं आया तो पढ़ लो जा करके। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन r, स्लोप ऑफ रिजल्टेंट या लाइन r। मानते हो ये बात? नाउ tan थीटा अगर हमें पता चल जाए सर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर स्लोप पता चल गया सर तो हम लोगों ने ये बात तो पढ़ी हुई है स्ट्रेट लाइन में कि y इज नथिंग बट m ऑफ x। अगर सर हमें स्लोप पता चल गया तो हम लोग इक्वेशन बना देंगे स्ट्रेट लाइन का। अब तुम बोलोगे सर y इक्वल टू mx प्लस c भी तो हो सकता है। अगेन इसलिए वो स्ट्रेट लाइन वाले बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में तुम्हें बता रखा है, ठीक है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर दिक्कत है तो वहां पर बता रखा कि y इक्वल टू mx प्लस c जो है, वहां पर c कब होता है? जब सर ओरिजिन से पास नहीं कर रहा हो। लेकिन ये एकदम साफ साफ ओरिजिन से पास कर रहा है सर, x बराबर 0 y बराबर 0 का लाइन जो है, ठीक है। तो इसका मतलब सर c वाला पार्ट तो गया, बचा गया y बराबर mx। m निकल गया, क्वेश्चन खत्म। m क्या होगा? tan थीटा। tan थीटा कैसे निकलेगा यार? परपेंडिकुलर अपॉन, अरे बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकलेगा ना, ठीक है। ये तुम्हारा r हो गया। चलो ये कितना है? 6 न्यूटन। ये कितना है? 2 न्यूटन। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? बोलो। tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 2/6, 1/3। ये हो गया m। m का वैल्यू मिल गया, पुट कर दो, सिंपल। y बराबर 1/3 ऑफ x, यानी 3 को उधर ले जाओ तो 3y बराबर x, या फिर सर 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो तो ऑप्शन है क्या कोई? 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एकदम सिंपल। यहां पर ट्रिक क्या था? खाली ये समझना कि x इज इक्वल टू 0 और y बराबर 0 क्या है,
उतना, बस। उसके बाद तो क्वेश्चन था ही नहीं यार, स्लोप निकाला, स्लोप को डाला, खत्म कर दिया, क्वेश्चन उड़ गया। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बट वर्थ इट। ठीक है, और बन जाना चाहिए था, नहीं भी बना कोई दिक्कत नहीं है, सीखते जाओ। और कंसेप्ट सीखना बच्चों को, रटने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, कि आगे आईआईटी में भी यही पूछ देगा, नहीं, जरूरी नहीं है। जेई में, नीट में, किसी में पूछ सकता है। ये जरूर है डेटा चेंज करके पूछ सकता है, कंसेप्ट तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट सीखना हर क्वेश्चन में। तो इसको जल्दी से करेंगे नोट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पीछे हर बार तो क्वेश्चन लिख के रखते, इस बार क्वेश्चन नहीं लिखा आपने, ये क्या हो गया, है ना। तो यार देखो, बात ऐसी है कि मैं तुमसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, चिंता मत करो, इधर उधर की बातें नहीं करने वाले अपन। तो टॉपिक ये है सर कि हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी बात पढ़ी थी, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। याद है सबको, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर। नाउ ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता था सर, कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हो ए एंड बी, तो जो फर्स्ट वेक्टर था उसके टेल से निकल के दूसरे वेक्टर के हेड को जो ज्वाइन करता है, दैट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ट्राइंगल ऑफ फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ रखा, वेक्टर के सेकंड लेक्चर में। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको अगर नहीं पढ़ा आपने तो बात कहते सिंपल कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम लोग जोड़ते कैसे। पहली बात तो पहले के हेड पे दूसरे का टेल जोड़ते हैं, और फिर पहले के टेल से लेकर के दूसरे का हेड मिला देते हैं, दैट इज योर रिजल्टेंट। तो ये तो सर ठीक था, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर अगर ऐसा हो जाए, कभी ऐसा मिल जाए, तो इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो क्या? इसके बारे में कुछ बोल सकते हो आप? तो तुम अब बोलोगे सर देखो, तुम कुछ सोच सकते हो, मैं तो बोल सकता हूं सर, क्या आप सोच सकते हो इस बात को? पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस ट्राइंगल को देख करके कोई अनुमान लगा सकते हो? कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा हो। कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा तो वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सोचा है जरा एक बार कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। एक बार के लिए सी वेक्टर को भूल जाओ, इसके तरफ से ध्यान दो। ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट बच्चा कैसे निकलेगा? ए को बी, ए का हेड से बी का टेल ज्वाइंट है, तो ए का टेल देखना, ए का टेल से निकलता और बी के हेड को ज्वाइन करता, कुछ इस तरीके का, इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट। लेंथ उसका कितना होगा? बिल्कुल इतना, जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है, ध्यान रखना। क्योंकि एक्चुअली में तो मैंने साइड हटा के बना दिया, पर होगा कैसे? ये जो ब्लैक वाला लाइन है यही होगा, बस डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है, तो a प्लस बी का रिजल्टेंट मान लो r है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या कह रहा है सर, यहां से लेकर के ये r है हमारे पास, ये r क्या है? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और इसी ट्राइंगल में एक c बना हुआ है, c कहां? उल्टे डायरेक्शन में जा रहा, c का डायरेक्शन ये है। अब एक मजे की बात है, जो हमने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताई थी वेक्टर से रिलेटेड, कि सर वेक्टर का जो लेंथ होता है, जो लेंथ ऑफ वेक्टर है, वो उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। याद है इस बात का? जब ग्राफिकल पढ़े थे तो हमने तुम्हें बताया था कि सर जो वेक्टर का जो लेंथ होता है ना, उसका जो कोई भी हम लोग लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड के कंपेरेबल होता है वो। ठीक है, यानी कि अगर लेंथ ज्यादा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, लेंथ कम तो मैग्नीट्यूड कम। अब एक बात देखो, जितना लेंथ ये ऐसे उतना ही लेंथ तो पीछे भी डायरेक्शन में, लेंथ थोड़े चेंज होगा, इट्स अ डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी लेंथ, ये चेंज थोड़े हो जाएगा यहां से यहां तक में। तो मतलब सर जितना मैग्नीट्यूड वाइज आर है उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज सी है। इस बात को मानते हो? अरे बोलो ना, जितना मैग्नीट्यूड आर है उतना ही मैग्नीट्यूड सी है। ठीक है, और डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं तो सर दोनों कुछ इस तरीके के, ये भी मानते हो? ठीक है, जितना मॉड ऑफ आर है उतना ही मॉड ऑफ सी है, और डायरेक्शन वाइज दोनों ओपोजिट है। यानी कि सर आर बेसिकली सी इज अ नेगेटिव ऑफ आर। इस बात से सब एग्री करते हो? चलो, अगर सर सी नेगेटिव ऑफ आर है तो क्या मैं कह सकता हूं सर कि अगर आर प्लस सी को मैं जोड़ता हूं तो हमको 0 मिलेगा? क्योंकि सी बेसिकली क्या, माइनस आर ही तो है, यानी आर प्लस सी का सम 0। यानी कि इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो उस वेक्टर सी को कैंसिल कर देता है, यानी ए प्लस बी, यानी अगर मैं तुमसे बोलूं a प्लस बी प्लस सी करने इस ट्राइंगल में, तो इसका रिजल्टेंट कितना होने वाला है? 0। कैसे सर? a प्लस बी इज आर एंड r प्लस सी 0। अभी देखा तुमने? बोलो, अरे बोलो, मजा आया? तो सुनो, अब इसको पढ़ाने का रीजन क्या सर, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तुमसे। पहला क्वेश्चन बनता है कि सर मिनिमम कितने फोर्स चाहिए या मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए कि उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए? ठीक है, मिनिमम कितने फोर्सेस या वेक्टर्स चाहिए जिनका रिजल्टेंट यानी सम या सब्ट्रैक्ट जो भी करो तुम, उसका रिजल्टेंट 0 हो जाए। तो तुम बोलोगे सर इसका क्वेश्चन का आंसर, अब कुछ लोग बोलेंगे हड़बड़ी में कि सर 3।
एकदम 100%, और कुछ बोलेंगे 2, कुछ एक ही बोल देंगे सर उसी को 0 कर दो। तो यार नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन उड़ा दो, तुम खत्म करो। किसी को लगता है 3 से ज्यादा हो सकता है, वो भी अपने ऑप्शन उड़ा लो, ऑप्शन 2 या 3 हो सकता है। क्वेश्चन को फिर ध्यान से सुनो, एकदम आराम से सुनो, ठीक है, क्वेश्चन को जितना आराम से सुनोगे उतने फायदे में रहोगे। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि सर मिनिमम कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड है टू मेक द रिजल्टेंट 0, ठीक है, इसका सोल्यूशन सर होगा 2, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ तुमसे इतना कहा कि मिनिमम कितने वेक्टर को तुम मिला करके रिजल्टेंट 0 कर सकते हो। तो सर ये लो, एक बॉक्स है, यहां से तुमने लगाया 10 न्यूटन, तुम्हारे दोस्त ने लगा दिया 10 न्यूटन, खत्म हो गया ना 0। अच्छा, बट अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, जो कि नीट और जेई में पूछ सकते, जेई मेंस और नीट में, ट्विस्ट क्या करेंगे वो, सर मिनिमम कितने नॉन इक्वल वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट 0 होगा, ठीक है। नॉन इक्वल वेक्टर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड, नॉन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। 3 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स जो भी हैं, तुम कितने मिनिमम वेक्टर को मिला सकते हो जिनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो बट रिजल्टेंट 0 हो जाए। फिर से सुनो, कितने वेक्टर्स को मिला करके ऐसा रिजल्टेंट बना सकते हो कि मैग्नीट्यूड, इन इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन इनका रिजल्टेंट जो आ रहा है ऐड करने पे वो 0 आ रहा है। तो सर उसका आंसर हो जाएगा 3। कैसे 3? अभी जस्ट आपने देखा ना, हमें ए का मैग्नीट्यूड पता ना बी का, लेकिन ना सी का, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी इज 0 हमेशा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना चाहिए और वो क्वेश्चन भी ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये कब होगा सर? जब नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड के 3 वेक्टर्स मिलेंगे। और यहां पर कब होगा सर? अगर तुमसे सिर्फ पूछे कि मिनिमम कितने वेक्टर्स से 0 आर आएगा, आर मतलब रिजल्टेंट आएगा। यहां पर मिनिमम कितने वेक्टर्स, कितने नॉन इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर से 0 रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया क्या? तो ये चीज हो गई। अब तुमको एक बात जो ध्यान रखनी है, पर किसी जब भी आपको क्लोज्ड फिगर मिल जाए और सेम डायरेक्शन में मिल जाए बढ़ते हुए वेक्टर्स, ठीक है, क्लोज्ड फिगर लेकिन सेम डायरेक्शन भी, देखो यहां पर 0 नहीं है, ये भी क्लोज्ड है, क्लोज्ड फिगर और सेम डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज आ रहा है तो सभी क्लॉकवाइज होते हुए आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो सब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे सिचुएशन में सर रिजल्टेंट ऑलवेज 0 होगा, आंख बंद करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कर लो जल्दी से कॉपी, चलते इससे और अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, काफी बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगा ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वेक्टर्स है ए और बी, इसका जो रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1/2 द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी सर यहां पर एक क्लासिक केस है जहां पर 2 वेक्टर्स का जो सम है यानी ए और बी का, उसमें बी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इटसेल्फ। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इटसेल्फ, एंड साथ ही साथ आर वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है ए के। तो बोला ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? तो एक काम करो, एक बार अटेम्प्ट लो खुद से, ठीक है, पॉज करके वीडियो को अटेम्प्ट लो, 2 बार अटेम्प्ट लो, नहीं बने तब ही वीडियो सोल्यूशन में देखना, ठीक है। पॉज करके जरूर अटेम्प्ट लो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सीखोगे कुछ, ठीक है। तो मैं चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं अपन, आओ सर। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि पहली बात तो आर ए के परपेंडिकुलर है, मान लो एक वेक्टर है ए, तो आर का जो डायरेक्शन होगा सर वो कुछ इस तरीके का हो सकता है या फिर इस तरीके का, ठीक है ना। बात आती है सर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के हाफ है, बी का मैग्नीट्यूड यानी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इससे दुगना है। अब एक बात समझ लो यार, नॉर्मली जो हम लोग एडिशन कर रहे थे ए और बी और आर कर दे रहे थे, तो यहां पर एक दिक्कत ये थी ना सर कि यहां पर जब आप a प्लस बी करते तो ए का भी डायरेक्शन एक्स एक्स, देखो ए का कंपोनेंट जो था वो कंप्लीटली एक्स एक्सिस में था और बी का कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, तो आप बड़े आराम से आर को इधर डायरेक्शन में भगा देते थे। इस बार सर आर का जो कंपोनेंट है, ऑल्दो एक्स का ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन आर का जो कंपोनेंट है वो उल्टे की और उल्टे डायरेक्शन में चला गया। वरना ये इधर जा सकता था ना, जैसे ये गया था, ये भी इधर जा सकता था, लेकिन ये एक्स एक्सिस को छोड़ करके वापस ओरिजिन जहां पर ए का टेल था वहां पर आकर के फिक्स हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझो इस चीज को, बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी बात है। बात ऐसी है कि सर ए का जो टेल था वहां से हम लोग ज्वाइन किए हेड तक को, ये ए वेक्टर आ गया। अब ये बी वेक्टर कुछ ऐसा था सर, कुछ ऐसा था कि जो आर रिजल्टेंट था ना उसको आगे बढ़ने के बदले पीछे रोक दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये तभी हो सकता सर जब बी उल्टे डायरेक्शन में आया होगा।
इस बात को तुम समझ लो। b नेगेटिव एक्स एक्सिस में b का कॉम्पोनेंट होगा और b इतना सुपीरियर है कि रिजल्टेंट से भी दुगना है, दुगना या फिर रिजल्टेंट उसका आधा है, जो भी बोलो, तो रिजल्टेंट से भी दुगना, यानी कि b का जो लेंथ या मैग्नीट्यूड होगी वो कुछ इस तरीके की रही होगी। तो ये हो गया तुम्हारा a, ये हो गया तुम्हारा वेक्टर b और ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट r। ठीक है, अब देखो क्या अब ये सिचुएशन फिट बैठता है सर? देखो तो ऐसे तो नहीं बैठता गारंटीड, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ए का टेल से निकल के हेड तक गया, बी का जो वेक्टर है बी वेक्टर ए के हेड से निकला और खुद के अपने हेड तक गया। ठीक है, बी का जो टेल है वो ए के हेड से ज्वाइन हुआ और खुद के हेड तक गया। तो हमारा ट्राइंगल लॉ क्या कहता है सर, अगर फर्स्ट वेक्टर का टेल को निकालिए और सेकंड वेक्टर के हेड से मिला दीजिए तो वो रिजल्टेंट है, और इस बार रिजल्टेंट सेटिस्फाई होता है। तुम इसके अलावा कुछ भी करो, बी को इधर भेजो, ऊपर भेजो, कहीं भी भेजो, नहीं होने वाला। और ये बात भी पक्की थी कि सर ए और आर परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन भी फॉलो करना था। तो इस बात को मायने रखते हुए हम लोगों ने इस डायरेक्शन को, इस डायग्राम को बना लिया। और अगर तुमने इस डायरेक्शन को बना लिया बच्चा, तो अब क्वेश्चन खत्म हो चुका। ठीक है, लेकिन यहां पे भी एक बच्चे गलती करेंगे, और गलती कहां पर होगी ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं। गलती होगी सर इसमें और इसमें, 110% गलती करेंगे 50% से ज्यादा बच्चे। ठीक है, इसीलिए आईआईटी और नीट में मजा आता। मजा इसीलिए आता ना सर कि उनके क्वेश्चन से ज्यादा उनका आंसर तुम्हें मारेगा एकदम 100%। ठीक है, कैसे मारेगा देखो। तो इस क्वेश्चन के अब सॉल्व करने के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर क्या दिया हुआ, मॉड ऑफ बी इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर। ठीक है, इस ट्राइंगल में मान लेते इसका एंगल है अल्फा। ठीक है, ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, इसका ये एंगल है अल्फा। तो ट्राइंगल देख के बोलो, बी के साथ वाला कॉस, बी के ऑपोजिट वाला साइन, तो यानी सर बी साइन अल्फा इज नथिंग बट आर। मानते हो, बी साइन अल्फा इज नथिंग बट आर, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं सर। अब तुम्हें पता है मॉड ऑफ बी इज नथिंग बट 2r, या फिर r इज इक्वल टू b बाई 2। तो सर साइन अल्फा कितना हो जाएगा तुम्हारा, b बाई 2 डिवाइडेड बाई b, ये वाला b इधर ले आए और इसको b बाई 2 लिख दिया, कट गया 1/2। साइन अल्फा 1/2 कब होता है सर, जब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा फर्स्ट लेक्चर सबने, बेसिक मैथमेटिक्स का, 30 डिग्री। बहुत ही सुंदर। तो अब बच्चे है ना फट से एकदम टिक लगा करके आएंगे और आराम से आईआईटी या जेई वाले या फिर नीट वाले तुम्हारा मार्क्स साफ। ठीक है, पूछो क्यों सर? हम लोगों ने एकदम बेसिक ही वेक्टर की जो बेसिक चीज थी ना उसी को छोड़ दिया। हमने वेक्टर की बेसिक को छोड़ दिया, सिर्फ मैथ सॉल्व करके आ गए और सोच लिया कि हमने बना लिया सब कुछ। देखो ये फिजिक्स है, मैथ्स तो ठीक है बट साथ में फिजिक्स भी लगाना है तुम्हें। फिजिक्स तुम्हें क्या कहता है, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो उनका टेल्स ज्वाइंट होना चाहिए। ये बात तुमने हर बार देखी, लेकिन तुमने कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ये करते हैं ए बी आर, जरा गौर करो कि ए और बी का टेल ज्वाइन है, तब तो हम लोग ए और बी के बीच का एंगल अल्फा बोलते हैं। पैरेललोग्राम में आओ, ए बी आर, ए और बी के बीच में थीटा, देखो देखो देखो, ए और बी के बीच में थीटा, देखो टेल टेल टेल, ए और आर के बीच में टेल टेल अल्फा। हर बार की कहानी है, लेकिन हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हम सिर्फ वहां ध्यान देते हैं जहां हमें लगता है कि कुछ आ सकता है या आया होगा। ठीक है, हर एक छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यानी सर टेल और टेल का एंगल है, वही हमें बताएगा कि कितना एंगल है दो वेक्टर के बीच में। हेड और टेल के बीच में कभी भी एंगल नहीं नापते, इस बात को लिख लो अपने कॉपी में हिंदी में। टेल और टेल कनेक्ट होना चाहिए फॉर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। देखो लिखो, इस बात को लिखो, दो वेक्टर्स के एंगल के लिए उनका टेल टू टेल ज्वाइन होना जरूरी है। इस बात को एकदम हाईलाइट करके लिख लो, वरना हो जाओगे गलत। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आंसर पता चल गया कौन सा होगा, ए बी सी डी में से डी। ठीक है, जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं है देखो। सर हमें अल्फा मिल चुका। ठीक है सर, अल्फा मिल गया ना। अल्फा कितना सर, ये तुम्हारा वेक्टर बी, सुनो ये तो अपना वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो वेक्टर ए को हम लोग सिर्फ शिफ्ट कर दिए, यहां पर, यहां निकाल दी। वेक्टर बी जैसा था वैसा ही है। वेक्टर ए को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर से।
शिफ्ट कर दिया और ये एंगल था सर हमारे पास 30 डिग्री, अभी जस्ट हमने निकाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री। और देखो अब टेल से टेल ज्वाइंट है, आंसर कितना हो जाएगा सर 150। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, तो मैं जेई वगैरह में भी मिलते हैं, पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात दो थी यहाँ पर। पहला कि सर बी का जो डायरेक्शन होगा बैकवर्ड होगा, क्योंकि रिजल्टेंट जो है ऑल्दो ए एक्स एक्सिस में, लेकिन रिजल्टेंट पीछे जा रहा है वापस, ठीक है, रिजल्टेंट आगे बढ़ने के बदले रिजल्टेंट पीछे आ रहा है कि इसका मतलब है सर कहीं ना कहीं बी उल्टे डायरेक्शन में। दूसरी बात जो ध्यान रखने की थी कि सर जो भी जब एंगल्स निकालते हैं तो टेल टू टेल ज्वाइन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से एंगल नहीं निकलेगा कि एक का हेड लगा दिए और दूसरे का टेल, यानी कि दोनों टेल टेल होने चाहिए। देखो ये हेड्स है, ये टेल है, ऐसे नहीं निकलेगा वेक्टर का एंगल, ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये क्लासिक केस था, इसको जल्दी से कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, मजा आएगा फिर। तो यार अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक सा है और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे, बस इसको हम लोग एक बार, और कार्टेशियन फॉर्म देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, बहुत ही सिंपल सा, इसको एक बार बना लेते हैं ताकि हम लोग को एक बेसिक क्लियर हो जाए पर अगेन फिर से रिजोल्यूशन वेक्टर, क्योंकि हम लोग अभी तक एडिशन वेक्टर पे क्वेश्चन करते आ रहे थे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे रिजोल्यूशन पे, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चन पे एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेक्टर एक ए है जिसके पास मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट का एक्स एक्सिस पे और 5 यूनिट्स का वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक वेक्टर है जिसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 7 और y कंपोनेंट कितना है 5। बोला इस वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखे। कार्टेशियन फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रिजोल्यूशन पढ़ा था और पोजीशन वेक्टर पढ़ा था, वहां पर ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो कार्टेशियन फॉर्म कुछ नहीं बल्कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग वेक्टर का पोजीशन बताते हैं ना, दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। जब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, कोऑर्डिनेट एक्सिस से निकाल के। बोले इस फॉर्मेट में लिखिए, तुम आराम से लिख सकते हो तुम यार, एक्स एक्सिस में तो 7 के साथ क्या लग जाएगा आई कैप, ठीक है। ए एक्स वेक्टर की बात करूं मैं तो इतना हो जाएगा, ए वाई वेक्टर कितना हो जाएगा 5 जे कैप। तो कंप्लीट ए वेक्टर कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, के कैप वाला है ही नहीं, यानी 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। चलो क्वेश्चन में कुछ और थोड़ा सा काम कर लेते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यार, मॉड ऑफ ए इज नथिंग बट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। कैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर सर, देखो ए एक्स ए वाई, ठीक है, ए वाई, ये है तुम्हारा ए, राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट अंडर, बोलो राइट ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं तो कितना हो जाएगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का कॉम्पोनेंट, यानी रूट अंडर 49 प्लस 25, ठीक है। सॉल्व कर लेना, लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं और यूनिट वेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन, इसको जल्दी से कर लो नोट। इसके बाद एक क्वेश्चन और अच्छा देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और सेकंड क्वेश्चन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। तो यार ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, देखो अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक जाने दो इस गाड़ी को, ठीक है। हरियाणा की गाड़ी होगी यार, रोकते नहीं है। ईस्ट टर्न्स नॉर्थ विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, ठीक है, टर्न्स नॉर्थ विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, एकदम अंडरलाइन मार लेना इस बात को। यहां लिखा है वेलोसिटी, यहां लिखा है स्पीड। सर क्या है स्पीड और वेलोसिटी, तो बच्चों स्पीड और वेलोसिटी ये है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो तुम सभी इसके बाद वाला जो वेक्टर के बाद जो काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वहां हम लोग पढ़ेंगे, बट ये चीज तुम लोग बचपन से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर फिर भी सुन लो। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बात हमने जब तुम्हें वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर पढ़ाई थी तब भी बताई थी कि सर स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी स्पीड सर स्पीड को सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से मतलब है और वेलोसिटी को सर अपने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से भी मतलब है। यानी सर 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 अगर मैं 5 की स्पीड से ऐसे जा रहा हूं और यहां घूम जाऊं 5 की स्पीड से, तो मेरा स्पीड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन मेरा वेलोसिटी बदल चुका क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका सर। और डायरेक्शन और वेलोसिटी का बहुत गहरा नाता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी। तो बोला सर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है ईस्ट डायरेक्शन में, अब वो क्या करता है नॉर्थ की तरफ मुड़ जाता है और मुड़ने में लेता 5 सेकंड, ठीक है, मुड़ के 5 सेकंड लेता है।
और चला जाता फिर यहाँ पर सेम स्पीड, विदाउट चेंजिंग स्पीड का मतलब स्पीड 10 ही रखता, लेकिन सर मुड़ जाता नॉर्थ की तरफ, और उसको टाइम कितना लगता है ये सब काम में, 5 सेकेंड। ठीक है, तो बोला कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये फाइंड करिए। तो बच्चों एक बात समझ लो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन तुम्हें पता है, मुझे पता है, बट फिर भी सुनो, जिनको नहीं पता उनके लिए भी, जिनको पता उनके लिए भी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज क्या है यार, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये पता चल गया सर, टाइम तो मैं दिया हुआ 5 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितना बच्चा, वी फाइनल कितना है, क्या बोल सकते हो सर 10 और नॉर्थ डायरेक्शन यानी वाई के डायरेक्शन में, यानी 10 आई कैप 10 जे कैप, एकदम सिंपल लैंग्वेज में 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। बोलो बोलो बोलो, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बोल सकते सर 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप मतलब कि वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी सर इनिशियल कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड बट आई कैप, क्या ठीक है। तो बोला सर 10 मीटर आई कैप से 10 मीटर जे कैप चला गया। स्पीड की बात करते तो कुछ चेंज नहीं था बच्चों, लेकिन एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड सो इज वेलोसिटी, तो यहां चेंजेस आ गए। चेंजेस क्या है सर, तो बोला कि इसको कितना एक्सेलरेशन होगा, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर दोगे, कितना आ जाएगा बच्चा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, कैलकुलेट करो, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। अब एक बात समझ लो कि जे कैप और आई कैप को, जे कैप और आई कैप को डायरेक्ट तुम अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तुमको बता रखा 1000 बार, वेक्टर्स को अपने मन मर्जी से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डेल्टा वी। सर डेल्टा वी मिल गया तो ए भी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप डिवाइडेड बाई 5, कितना हो गया बच्चों, 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप। ये क्या मिल गया सर, एक्सेलरेशन वेक्टर। एकदम सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करोगे बच्चा, मैग्नीट्यूड तो बहुत सिंपल है सर, देखो 2 है जे कैप आगे, 2 जे कैप का मतलब क्या है, वाई एक्सिस में 2 है, और माइनस आई कैप का मतलब क्या, उल्टे डायरेक्शन में 2 है। ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, ये है ए एक्स, ये है ए वाई, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, बता रखा, दो इक्वल होगा तो बाइसेक्ट करेगा और इक्वल रेजिस्टेंस भागेगा। अगर दो 90 डिग्री पे दो वेक्टर्स हैं और दोनों इक्वल हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसका बाइसेक्टर होगा और इक्वल होगा, और कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 4 + 4 8, यानी 2√2। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2√2 और डायरेक्शन तुमको पता है 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप। ठीक है, फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को एक बार वापस से, ठीक है, ताकि हमको क्लैरिटी और आ जाए। क्वेश्चन में बोला सर कि एक गाड़ी थी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ईस्ट जा रही थी, 5 सेकंड ली और टर्न हो गई नॉर्थ के डायरेक्शन में। ठीक है, तो वही स्पीड चेंज नहीं किया उसने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पीड चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन चेंज किया इसका मतलब सर स्पीड में चेंज नहीं आया, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ चुका है। डायरेक्शन चेंज किया इसका मतलब स्पीड में चेंज नहीं आया, पर वेलोसिटी में चेंज आ चुका है। और वेलोसिटी में अगर चेंज आ चुका बच्चों, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन में भी 110% चेंज आएगा। वो इसीलिए आएगा सर क्योंकि एक्सीलरेशन इज डेल्टा वी अपॉन टी, और डेल्टा वी में चेंज आया क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया। डेल्टा वी अगर चेंज हुआ तो ए भी चेंज करेगा, चेंज ही तो तुमको निकालना बेसिकली, एक्सीलरेशन नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सर डेल्टा वी कैसे निकलेगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना सर, वी फाइनल हमारा ये 10 इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मतलब कि 10 जे कैप, और वी इनिशियल कितना था 10, लेकिन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यानी 10 आई कैप, लेकिन यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस लगा दिया, तो 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप हो गया डेल्टा वी। और डेल्टा वी के साथ साथ तुमको करना क्या, बाई टी कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुमने बाई टी कर दिया, 5 सेकंड डिवाइड कर दिया, तुम्हारा कितना हो गया 2 जे कैप माइनस 2 आई कैप। ठीक है, अब इसका क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तुम निकाल ही सकते हो। तो यहाँ होता हमारा रिजोल्यूशन वेक्टर के आज के क्वेश्चन खत्म, और एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज देख लिए लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर अगेन होगा क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना श्योरिटी ले जाओगे अपने रैंक की तरफ। तुम कुछ बच्चे होते सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाते, पढ़े जा रहे 10 बुक से थ्योरी पढ़ ली, तो यार फायदा कुछ नहीं होगा। एक दिन तुम्हें प्रॉपर एक दिन वीडियो डालूंगा कि कैसे क्रैक करना एग्जाम को, कौन सी बुक पढ़नी है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं करना एग्जाम में, और कैसे हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोग बोलोगे, तुम लोग कमेंट सेक्शन में चाहते हो ये वीडियो तो लिखना, मैं एक दिन एक्स्ट्रा निकाल करके वीडियो तुम्हारे लिए डाल दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट बात यह कि सर क्वेश्चंस बनाते रहो, क्वेश्चन जितना बनाओगे उतने फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को आज हमने कर लिया, एक बार प्रैक्टिस कर लेना।
कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट के बारे में। बहुत ही मजा आएगा। बट उससे पहले हम लोग करेंगे कल कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो जेई और एडवांस लेवल के हैं, नीट लेवल के हैं, वो सबको। ठीक है, इसको कर लो जल्दी से नोट। ठीक है, एंड यहाँ फिनिश करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ऑल द बेस्ट।